चौपाल के पवित्र प्रांगण में आए आदरणीय रघुवेंद्र मलिक जी, बड़े भाई चंचल नांदल जी, पंथ सोसाइटी को दिन रात अपनी छत्र छाया अपने निर्देशन में संभालने वाले भाई जगदीप जुगनू जी, सुनीता जी और तमाम उनके सहयोगी, स्पेशली मैं संतोष मैम का भी आभार प्रकट करता हूं कि जब कभी भी पंथ सोसाइटी में आना होता है तो उनके एफर्ट्स हमारे को साफ दिखाई देते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। राहुल ने बड़ा ही मार्मिक वक्तव्य हमारे बीच में रखा। उसने अमीरी और गरीबी की बात करी। कहा गया राहुल, राहुल, ये अमीरी और गरीबी कोई चीज नहीं है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारे देश के सबसे ज्यादा और बड़े अमीर होया करते मुकेश अंबानी, अब वो नहीं रहे। अब अडानी, गौतम अडानी उनसे आगे निकल गए हैं। तो मुकेश अंबानी का हमारे भारत में सबसे महंगा घर है, वो कई हजार करोड़ रुपए का है। तो आप उसके घर से उसकी अमीरी का अंदाजा मत लगाइए। उसकी इतनी ऊंची बड़ी बिल्डिंग की जो पछीत में, बैक में जो झुग्गी झोपड़ियां और जहां बच्चे भूखे सोते हैं, इस बात से उसकी अमीरी का अंदाजा लगाइए। उस आदमी की अमीरी क्या मायने रखती है। आपकी जेब में 100 रुपए है तो 100 रुपए आपके नहीं है पूरे के पूरे। आप 10 रुपए अपने घर वालों पे खर्च कीजिए, 10 रुपए आप अपनी सेहत पे खर्च कीजिए, 10 रुपए आप किसी दोस्त की शादी में गए हैं उसकी शादी में उड़ा भी दीजिए। जीवन में हर टच को आप उसका हक दीजिए, लेकिन 10 रुपए आप सामाजिक उत्थान के कार्यों में भी लगाइए। 10 रुपए आप अपने पड़ोस की साफ सफाई में भी खर्च कीजिए। और 10 रुपए जो बच्चे प्रवासी मजदूरों के हैं, अनाथ हैं, जो लाचार हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने में भी खर्च कीजिए। और वो 100 रुपए जब 1000 हो जाए तो 10 की जगह आप 20 कर दें, 50 कर दें। यानी हमारी जेब में जितना पैसा है हमें उसका हिस्सा सब में बांटना चाहिए। अपनी भूमिका समाज के उत्थान में तय करनी चाहिए। मैं रात को, हमारे गांव में एक शादी थी, मेरे वो निजी दोस्त हैं, उनकी बारात में रात सोनीपत चला गया सेक्टर 23 में। और सेक्टर 23 में हमारे गांव लाठ है, सोनीपत में लाठ जोड़ी। वहां के हमारे साथी हैं अमित। पुरानी मित्रता नहीं है, लेकिन मैं पिछले कुछ दौरान से उनको जानने लगा हूं। उनके मैंने बहुत चर्चे सुने थे। मेरे गांव के साथी सुधीर पुनिया साहब थे, उन्होंने मेरे को बताया कि अमित यहाँ पास में रहता है, वो दिल्ली पुलिस में है। तो जहां जिस कम्युनिटी सेंटर में हम गए थे अमित भी वहीं आ गया। और तब मेरे को पता चला कि अमित भी यहाँ पड़ोस में ही रहता है। अमित अकेला नहीं रहता है, अमित के साथ 25 और बच्चे रहते हैं। वो 11 साल दिल्ली पुलिस में उसको जॉब करते हुए हो गए। 11 साल पहले उसने प्रण लिया था कि मैं जिस घर से उठ के आया हूं, दिल्ली पुलिस में मैंने ज्वाइनिंग की, मेरी जेब में जो पैसा आता है जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं उन बच्चों को कैपेबल बनाऊंगा, उनकी तैयारी करवाऊंगा, जिनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, जिनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। और आपको हैरानी होगी, उसकी जेब में उसकी तनख्वाह जितनी होती थी, उसने एक अनुमान, अपना बजट का अनुमान लगाया कि मैं कितने बच्चों को एक साल में एक साथ ट्रेनिंग दे सकता हूं, रख सकता हूं। उसने अपने 25 बच्चों की संख्या तय कर ली। दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, या कोई एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो अनाथ होते हैं, जो लाचार होते हैं, या जैसे तैसे भी वो संपर्क करके उसके पास जाते हैं। सेक्टर 23 में उसने 2 फ्लैट ले रखे हैं। रात के 12 बजे तक उनको खुद पढ़ाता है, कभी कभार अपनी जॉब पे भी चला जाता है।
जो उसके उच्च अधिकारी है उसको खूब उसको सपोर्ट करते हैं। पिछले 11 साल में उसने आज तक 25-25 का बैच करके 200 बच्चों को ट्रेनिंग दी है। उसमें से 118 बच्चे उसने सरकारी जॉब पे लगवा दिए। और जहां सेक्टर 23 में उसका खुद का मकान नहीं है, वो किराए पे वहां रहता है, वहां जमीन पड़ी 3-4 एकड़ खाली, वहां लोग कूड़े का गंदगी का ढेर लगा देते। किसी का कुत्ता मर गया वो उसको वहां फेंक गया, किसी का सुअर मर गया कोई वहां फेंक के आ गया। उस लड़के ने देवेंद्र सोरा एक साथी है जानसी गांव के, उनको पूरे हरियाणा में ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। ट्री मैन उनको इसलिए कहा जाता है कि वो लाखों पेड़ लगा चुके हैं। उन साथियों की मदद से उनके साथ मिलके उसने उस पूरे ग्राउंड की सफाई करवाई और 3 एकड़ में जो जमीन उनकी नहीं है, उनका मकान वहां नहीं है, आज एक 3 एकड़ में 1000 से ज्यादा पेड़ लगा करके और जंगल बना रखा है। वो ये कहते हैं कि 1-1 पेड़ हमारा लगाया हुआ है। सेक्टर 23 में 1-1 पेड़ को वो जानते हैं। सर्दी से पहले उनकी टहनियों की कटनी छटनी करते हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रहा था कि हमें अपने समाज में, अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करना चाहिए। अगर हम उनके लिए अपॉर्चुनिटी का काम नहीं करेगा तो ये हमारे को बड़ा पाप लगेगा। क्या अगर मैं केवल अपने तक सीमित होकर केवल अपने बच्चे का ही ख्याल रखूंगा और मैं केवल यही ख्याल रखूंगा कि मेरा बच्चा तो दारू पिए ना, मेरा बच्चा तो बीड़ी पिए ना, मेरा बच्चा बस खिलाड़ी बन जाए, मेरा ही बच्चा पढ़ लिख ले, अगर मैं यहां तक ही सीमित रह जाऊंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो समाज के मेरे अड़ोस पड़ोस के बच्चे पिछड़ जाएंगे, वो दारू पिएंगे, स्मैक करेंगे, मेरे ही बच्चे को कभी ना कभी किडनैप कर लेंगे। इस समाज को बनाना, इस समाज को संभालना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम अपने आप तक सीमित होते चले गए हैं। हमने अपना दायरा बहुत घटा लिया है। पहले गांव के बड़े बुजुर्ग, एक बुजुर्ग से पूरा गांव डरा करता था, क्योंकि दिल इतने बड़े होते थे। वो अपने घर के बच्चे और पड़ोस के बच्चे में फर्क नहीं करा करते थे। मैं जब छोटा सा था, मेरे को याद है कि मैं जब घर से निकलता था तो 5वां-6वां घर था। हमारी ताई, अब तो वो वहां से माइग्रेट होके खेतों में रहने लगे, वो मेरे को बुलाया करती, बेटा आज खीर बना रखी है। कितना व्यापक हमारा संस्कृति हुआ करती थी। आज क्या हो गया है, आज घर के घरों में भी हम कंजस्ट होते चले गए हैं। हमारे दिल हमने सिकोड़ लिए हैं, हमारी जेब हमने सिकोड़ ली है, हमारी दिल हमने सिकोड़ लिए हैं। हमें पद सोसाइटी के माध्यम से काम करने वाली पूरी टीम से प्रेरणा लेनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। ये कितने धर्म का, मैं तो इसे इस धरती का सबसे बढ़िया काम मानता हूं कि जैसे जमीन से जुड़ करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं वे प्रवासी मजदूरों के बच्चे। जैसे राहुल ने मेरे को बताया था कि उसका बाप दारू बहुत पीता था, पिटाई करता था, उसको कैरियर तो उसका क्या बनना था। वो बेचारे की चिंता है, जब परिवार में ये रहे किसान न बापू आओगा जूत मारेगा, पिटेगा, बिना ही बात पिटेगा। ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पद सोसाइटी के जो एफर्ट्स हैं, मैं एक बार आप सबसे चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके और भाई एक उत्साह बढ़ाएंगे। मैं सच में बड़ा दिल से इनको लाइक करता हूं। हमारे देश में लाखों एनजीओ, लाखों संस्थाएं रजिस्टर्ड है। मैं गांव का सरपंच हूं, मेरे पास रोहतक से संस्था का फोन आया कि हम आपके गांव में पौधारोपण करना चाहते हैं। माँ जी बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। उनकी टीम आई कि कहाँ पौधे लगाएंगे आप बताओ। मैंने एक जगह का सिलेक्शन किया। गांव की शमशान भूमि में एक तरफ का हिस्सा खाली पड़ा रहा करता, 4 दीवारें भी हो रखी थी, क्योंकि पेड़ को लगाने से पहले पेड़ चलेगा, उसकी सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, ये बहुत जरूरी होता है। तो वहां 4 दीवारें भी हो रखी है और जो पेड़ हम लगाएंगे, जो मेहनत हम करेंगे, उसका रिजल्ट भी हमारे को मिलेगा। तो वहां कीकर झाड़ियां हो रखी थी,
मैंने उनको दिखाया ये जगह ठीक है, आप ज्यादा पेड़ लगाना चाहते हो। वो बोले कि सरपंच साहब इसकी साफ सफाई करवा देना। माँ जी ठीक है, मैं इसकी साफ सफाई करवा दूंगा। मैंने जेसीबी मशीन बुला करके वहां की साफ सफाई करवा दी। 2 दिन बाद फोन आया कि फला दिन हम पौधारोपण करेंगे, सरपंच साहब वहां पानी का टैंकर मंगवा देना। माँ जी पानी का टैंकर मंगवा दूंगा। जिस दिन प्रोग्राम था उससे पहले दिन शाम को फोन आया, सरपंच साहब किसी मजदूर को बोल के वहां गड्ढे खुदवा देना। माँ भाई चलो इतना कर लिया, इतना और से माँ जी गड्ढे भी खुदवा दूंगा। अगले दिन वो आए, पेड़ तो लेके आए थे, पेड़ तो लाए थे, वो पेड़ गड्ढे में रखे, फोटो खिंचवाया। और उस दिन के बाद आज तक मेरे से फोन करके ये नहीं पूछ गए कि हमारा पेड़ कोई चला भी कि नहीं चला। और अगले दिन के अखबार में उनकी संस्था के फोटो थे, मकडौली में किया पौधारोपण। पेड़ लगाना बच्चा पालने से भी ज्यादा मेहनत का काम है। ये नहीं है बच्चा तो आपके आंगन में आपके घर की छत के नीचे पड़ता है, वो खुले आसमान के नीचे पड़ा है। नीम का पेड़ इतना हो जावा है, आदमी जाओ उसकी दातु तोड़ने वालों करने लग जाओ, उनमें इतना दिमाग नहीं है, किसको भरने दो। पशु पक्षी अपने गांव देहात में भैंस ज्यादा है, भैंस तो उसको वैसे नहीं रहने देवे। मैं ये कहता हूं कि ज्यादा पेड़, आमतौर पे मैं सभी को कहता हूं कि हम कहते हैं कि हमने लगाए 500 पेड़, मैं पूछता हूं कि आपने चलाए कितने, वो बताओ मेरे को। आप 500 पेड़ मत लगाओ, आप एक पेड़ लगाओ। अगर आपकी क्षमता एक पेड़ लगा करके उसकी संभाल करना, उसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है, उसकी सुरक्षा भी करनी, उसको नलाना भी, उसको खाद पानी भी देनी। हमारे गांव में ही आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर हुआ करती थी, अभी दूसरी बदल करके आ गई है संतोष जी, पहले थी सुदेश मलिक जी। और सुदेश मलिक जी हमारी पहलवान साक्षी मलिक जी की माता जी है। सुदेश जी का एक बार फोन आया था कि आपके गांव में जो नवजात बच्ची सबसे छोटी उम्र की है, हमें उसके नाम से एक पेड़ लगाना है। माँ जी जरूर, तो सरपंच साहब आप मौके पे मिलना, हम उस बच्ची को लेकर के वहां आएंगे। तो गांव की जो सबसे छोटी बच्ची, क्योंकि आंगनवाड़ी वालों को तो पता होता है ना, उनके पास डाटा होता है कि सबसे बच्ची कौन है, वो उसको लेकर के वहां आए और जामुन का पेड़ उन्होंने वहां लगवाया। हमने फोटो खींचा, मैंने फेसबुक पे डाला। मैंने 1 साल बाद उसी जामुन के साथ दूसरा फोटो डाला। मैंने 2 साल बाद उसी जामुन के साथ तीसरा फोटो डाला। लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई तू मोटा हो गया, पतला हो गया, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे कि जामुन का पेड़ बड़ा होता जा लग रहा है। और मैं आपको कहता हूं कि 3 साल 4 साल हो गया, अगली बार जब आप आओगे, पेड़ एक ही लगाया था हमने 20 आदमियों ने मिलकर, लेकिन अगले साल जब आप आओगे तो मैं उस जामुन की जामुन खिलाऊंगा आपको। हमें, हमारे देश में होता क्या है कि हमारे देश में सारी चीजें औपचारिकताओं में ही होती है। हम हालचाल भी औपचारिकताओं में पूछते हैं, हम रोटी टुक्का भी औपचारिकताओं में पूछते हैं, घर पे कोई मेहमान आ गया उसको भी चाय पानी औपचारिकता में पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी नहीं। मेरे गुरुजी कहा करते कि आदमी की आप बैठ क्या चीज हो गए है। वो कहा करते कि आदमी की आप बैठ कोई बड़ी भारी चीज नहीं होती। घर में कोई बाहर से आया उसको यही कहना है आप बैठ, या बैठे, आप बैठ भी कौन कह जाता लोगों से। तो बड़ी निष्ठुर दुनिया है। और इस निष्ठुर दुनिया में, क्योंकि हमने तो 5-7 साल में जो सीखा है सरपंची के बाद, हमने ब्यूरोक्रेट्स भी देखे, नेता लोग भी देखे, और समाज में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, बड़े अच्छे कपड़े पहनने वाले, शहरों में जिनका बड़ा चर्चा होती है, जिनको हम समृद्ध कहते हैं, जिनको हम अमीर कहते हैं, जिनको हम गणमान्य कहते हैं, जिनको भी कहते हैं कि हमारे यहाँ के दादा हैं, हमने उन लोगों को भी बड़ा नजदीकी से देखा और अंदर से बहुत ही खोखला पाया। दूर से सुगंध आती है, पास जाते हैं, सड़ात मारते हैं, बदबू आती है। ऐसी निष्ठुर इस दुनिया में हमारी ये सोसाइटी, हमारी संतोष में अपने घर के काम को छोड़ करके सारा दिन बच्चों को
इनमें स्किल डेवलप करने के लिए जो काम करते हैं, निस्संदेह ये प्रशंसा के पात्र हैं। और केवल प्रशंसा के पात्र नहीं, इस धरती के ऊपर जो प्रसाद पुण्य के रूप में बट रहा है, सारा ये लेके जाने लग रहे। कुछ थापदार हमें सोचना पड़ेगा, कुछ पुण्य हमने भी करने चाहिए। ये बच्चे जो इतनी दूर से आए, इस शहर में इनका 1 इंच जमीन नहीं है, हो सकता किसी का मकान भी टपकता हो, जो कि झोपड़ी में भी रहते होंगे। इनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। मैंने इन बच्चों के अंदर वो स्किल देखी है कि जो हमारे गांव के, देहात के और लोकल जिनके जुगाड़ है, उनके बच्चों के अंदर भी वे स्किल नहीं है। जो राहुल इस स्टेज पे माइक पकड़ के बोल के गया है, और वो जो गुड़िया बाद में बोल के गई, क्या नाम था जगदीप जी उसका? मनीषा। मैं कहता हूं कि मेरे गांव में 500 बच्चों में से अगर कोई एक इतने कॉन्फिडेंस से बोल दे, तो मैं वो जो कहे ना धरती में, उसको वो इनाम दे दूं। लेकिन नहीं है। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर आप ये कॉन्फिडेंस दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। तो इन बच्चों के अंदर जो ये स्किल डेवलप आपने करी है, वास्तव में वो दिल को खुश कर देने वाली है। और हमें आपके ऊपर गर्व होता है कि आप ये सब काम अपनी निष्ठा से, इतने लगन से और इतने डाउन टू अर्थ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं आपकी टीम को पुनः सलाम करता हूं, और एक यही निवेदन मैं करता हूं, हमारे समाज के गणमान्य लोग यहाँ बैठे, हमारी माताएं बैठी हैं, कि हम भी अपनी भूमिका तय करें, हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखें, हम अपनी भूमिका से कहीं भी पीछे ना हटें। तो जगदीप जी, आपकी संस्था के लिए, इन बच्चों के लिए मैं अपनी जेब की क्षमता से बाहर जाकर के 11,000 रुपए दे रहा हूँ। कम लगे तो और बता दी, फिर दे देंगे। और यही उम्मीद है कि अब मैं 2 बात इन छोटे बच्चों से कहना चाहूंगा। राहुल ने बहुत पिंच करने वाली बात आज कह दी, अमीरी और गरीबी वाली। सुन रहे हो ना बच्चों, लड़कियां सुन रहे हो ना? तब मैं ये बताता हूं अमीरी और गरीबी क्या चीज है। सन 1998 की बात है। मैं गुरुकुल के हॉस्टल में रहा करता, लाड़ौत रोड पे गुरुकुल है, 4 साल पढ़ा मैं वहां पे। हम अपनी क्लास में पेन जो होता है ना, बॉल पेन, उसके अंदर सिक्का होता है जिसके अंदर इंक होती है, वो खत्म हो जाए, हम उसको रिफिल करने की ट्यूब रखा करते हैं। किस किस ने देखी है वो ट्यूब? आपने देखी है? और किसने देखी है? एक इतनी ट्यूब आया करती है, मलिक साहब आपको तो पता ही होगा। खैर, इतनी ट्यूब आया करती, 2 रुपए का पेन, उसके अंदर सिक्का, उस सिक्के की नोक को निकाल के और हम उस ट्यूब में डालते, नीचे से दबाते और उस सिक्का रिफिल हो जाया करता। हम उस सिक्के को की नोक को दोबारा लगाते और पेन में डाला करते। हम सिक्के को भी खराब नहीं जाने दिया करते, और जो सिक्का भी खराब हो जाया करता ना, उसके भी हम बहुत एक्सपेरिमेंट कराते, वो एक अलग बात हो जाएगी। मेरा कहने का भाव ये है, हमें पता था कि सिक्के की कीमत क्या है, और आज पता है क्या है? 20 रुपए का पेन मार्केट से खरीदते हैं, और एक बार थोड़ा सा भी नहीं चला ना, वो थोड़ा सा उसकी बॉल अटक गई। सिक्के के आगे छोटी सी बॉल होती है, बारीक से दिखाई देती है, अगर थोड़ी सी अटक गई तो हम उसको उठा के फेंक देते हैं। और भाई, अगर हमारे बीच कोई सज्जन महानुभाव ऐसे बैठे हो जो आज दुकान पे जाके सिक्का खरीद के भी डाल लेते हो, तो मैं तुमको महात्मा का दर्जा दूंगा। और मैं एक बार चाहूंगा कि भाई एक बार हाथ खड़ा कर दे, खासकर बच्चे, कि जो सिक्का खरीद के पेन में डालते हो आप सिक्का। 20 रुपए को हम एकदम से फेंक के आ जाए, अगर हम 1 रुपए का सिक्का लेकर के उसमें डाल ले तो हम अमीर हैं। हमें 20 रुपए 19 रुपया कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अमीर तो हैं। अमीरी और गरीबी का ये फर्क है कि हम हमारे पास जो संसाधन का इस्तेमाल करना सीख लें।
उनका उपयोग कैसे करना है। लोग रखते हैं आईफोन, 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कीमत है। मेरे को आईफोन रखने वाला आज तक कोई बंदा नहीं मिला। मैं उससे पूछता हूँ क्यों इतना महंगा फोन, इसकी वजह बताओ। मैं उनको कहता हूँ कि तेरे आईफोन से 10 ज्यादा गुण इस फोन में एंड्रॉइड में, मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको। बस एक बात के लिए रखते हैं कि आईफोन के पीछे एक सेब है एप्पल का कटा हुआ, वो दिखाना लोगों को कि हाँ भाई मैं 1.25 लाख रुपए का फोन ले रहा हूँ, देखो देख लो, बस सिर्फ दिखाने के लिए। फोन तो 1.5 लाख रुपए का ले रहे, ठाता तो कोई ना किसी फोन भी ठा लिया, उधारे पैसे तो कम देते। अगला फोन करूंगा, मेरा फोन उठा लेना, 1.5 लाख का फायदा क्या। अगर आपका सामाजिक व्यवहार ठीक नहीं है तो हमें दुनिया की होड़ से बचना है। अगर हम दुनिया की होड़ से बच गए तो हम अमीर हैं। जो काम एक आदमी जॉब पे है, सरकारी जॉब पे, उसकी भाई 70,000, 60,000, 50,000 अलग अलग जॉब के हिसाब से तनख्वाह अलग अलग है। वो जॉब पे लगने के बाद 8,000 के जूते पहने हैं, मैं 500 रुपए की जूती पहन रहा हूं। उसको तो यहाँ स्टेज से बुलाया नहीं, मेरे को बुला लिया, मैं हूं अमीर। उसकी शर्ट 8,000 रुपए की है, मेरी शर्ट 200 रुपए की। मैं सेल की बात देखूं, सेल में लेकर आया हूं, लेकिन समाज में मेरी बात का वजन उसकी बात का वजन नहीं। मैं हूं अमीर, ये अमीरी और ये गरीबी है। राहुल कहां चला गया, मैं तेरे को बार बार पूछ रहा हूं। राहुल, ये बाहर की जो दिखावा है ना, ये जो अमीरी, आज के बाद ये बात मन में मत आने देना। अमीर बनना है तो अंदर से अमीर बनो। आज किसकी जयंती है? हमें उनको याद करना चाहिए था, महात्मा गांधी जी की। और हमारे देश के सब ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को नारा दिया क्या, सादा जीवन उच्च विचार, पता ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते नहीं है कि वो हमारे देश के कैसे प्रधानमंत्री, कैसे कोहिनूर हुए। और मेरे को लगता है कि 5-10 साल और मोदी रह गए तो ये किसी प्रधानमंत्री को सभी को बुलवा देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि बस मेरा नाम लो, तो पास सब कवाड़ था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी अंदर की नीचे पहनने वाली बनियान फटी हुई, और उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हो और ये बनियान फटी हुई है। वो बोला कि मेरा कुर्ता तो ठीक है, मेरी नीचे की बनियान किसने दिखा है। जिस आदमी ने नारा इस सादे जीवन का कुछ विचार का दिया, राहुल सुनीता जी की बात तो बताओ। आज 2 अक्टूबर गांधी जी की और देश के अद्भुत प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन्होंने इस देश में एक संदेश दिया, सादा जीवन उच्च विचार। उससे ज्यादा अमीर तो आप नहीं हो सकते प्रधानमंत्री पद को जिन्होंने अचीव किया। वो क्या कह रहे हैं उनकी सुनो। जिन्होंने नारा दिया कि इस देश में किसकी जय हो, इस देश में जय जवान और जय किसान। उन आदमियों की सुनो जो इस धरती में महापुरुष पैदा होकर के चले गए हैं। एक छोटा सा किस्सा उनके जीवन का मेरे को याद आ रहा है। मैंने बचपन में पढ़ा था। और पढ़ाई हमारे को इसलिए पढ़ाई जाती है, पढ़ाई हमारा IQ टेस्ट या मेमोरी चेक करने के लिए नहीं पढ़ाई जाती कि स्कूल में कुछ पढ़ा दिया और आपका यूनिट टेस्ट आया या फाइनल टेस्ट आया, उसमें एग्जाम ले लिया, इसके याद होया कि नहीं होया। पढ़ाई हमारे को इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम उन चीजों को अपने जीवन में आत्मसात करें। मैंने पढ़ा था कि गांव का किसान मिट्टी के कुल्हड़ में शहद लेकर के देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पास गया कि शास्त्री जी मैं आपके लिए शहद लेके आया हूं। शास्त्री जी ने वो मिट्टी का कुल्हड़ पकड़ा, उंगली उसमें डुबोई और अपने मुंह में दे ली। उंगली निकाली, दोबारा से शहद में डुबोई और अगली उंगली उस किसान के मुंह में दी कि तू भी चख साथी साथ। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो वो कितने जमीन से जुड़े हुए लोग थे। हमें ये पढ़ना है, अगर राहुल
अगर मनीषा, अगर आपने सबने पढ़ाई में बस ये पढ़ा है कि हमें अमीर बनना है, मेरी कुछ नहीं है। हमारे को पढ़ाई इसलिए आदमी बनने के लिए, आदमी बनना है, अंदर से अमीर बनाओ। मैंने आज तक कोई टेस्ट नहीं दिया मैंने कभी भी कि भाई मैं फला मास्टर लग जाऊं, कौन सी वैकेंसी निकल रही है, फौज में देख लूं, उसमें देख लूं, इसमें देख लूं। लेकिन ना मैंने इस चक्कर में रहा कि मेरे भाई मेरिट आनी चाहिए, मेरे नंबर बहुत ज्यादा आने चाहिए। लेकिन मैंने पढ़ाई बड़े मन से करी। 8वीं क्लास में जो पोएम मैंने पढ़ी थी वो आज सुन लो सारी की सारी। संस्कृत की सुन लो, अंग्रेजी की सुन लो, हिंदी की सुन लो। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, और संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो मृत से झरकर कुसुम, और जिसने प्रण पाते माना जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। क्या ये कहानी इसलिए पढ़ाई गई थी, ये पोएम इसलिए पढ़ाई गई थी कि मैं टेस्ट में जाऊं और टीचर पूछे याद हुई कि नहीं, इतना मेमोरी है कि नहीं, कि मैं बादाम अखरोट खावा है कि नहीं खावा है ना। ये हमारे को इसलिए पढ़ाई गई थी कि जीवन में संघर्ष ही सब कुछ है। कोटर और कुटीर की कहानी पढ़ाई गई थी। मैं समय ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं, बोर तो नहीं हो रहे आप। कोटर और कुटीर की कहानी किस किसने पढ़ी, भाई ने पढ़ी होगी। कोटर और कुटीर कहानी में क्या था, एक चातक एक पक्षी का नाम है, और उस चातकी का बच्चा, तो चातक के बारे में ये कहा जाता कि चातक जमीनी पानी, झील का पानी, नहर का पानी, बासण का पानी, मटके का पानी, आरओ का पानी, वाटर कूलर का पानी नहीं पीता। वो बारिश होती है, बारिश से जो पानी आता है डायरेक्ट उससे पीता है। तो चातक जो चातकी थी, चातकी का बेटा चातक छोटा बोला कि प्यास लगी है माँ, जेठ की गर्मी, बारिश आई नहीं, मैंने तो पानी पीना है। चातकी बोली बेटा अपने वंश परंपरा है कि हम इस पानी को नहीं पीते। बोले माँ वंश परंपरा की करेगी, तू तो मनते से मारेगी, मर जाएगा मैं, मेरा अलग सुन गया। बोले नहीं बेटा बारिश आ जाओगी। बोले सारा जेठ गुजर गया, बारिश तो कौन आई, एक बूंद नहीं पड़ी, मैं तो मर जाएगा। यह वंश परंपरा के काम आओगी। बाल हट सबसे बड़ा हट बताया, स्त्री हट भी उसके बाद आवा है, बाल हट की गिनती सबसे ऊपर है। चातकी ने देखा मानना को नहीं, उसने कहा कि चल बेटा तने माननी तो सह नहीं, पर पानी पीवे तो एक फला नदी, उसका पानी बहुत साफ सुथरा, पाक साफ है, पवित्र है, उसका पानी जगह पिया। वो उड़ा, बहुत दूर तक जाना था, उड़ के नहीं, उड़ता गया, बीच में विश्राम करता। एक गांव के किनारे किसी किसान का आंगन था, उसमें नीम का पेड़ था, वो नीम के पेड़ के ऊपर विश्राम करने के लिए रुका। नीचे गरीब किसान, मेरे नाम तो याद नहीं है कहानी में क्या नाम था, वो गरीब किसान अपनी चारपाई डाल के उसमें बैठा है। उसका बेटा आया, अग बाबू समस्या उस घर में भी हुआ है जो चातक की परिवार में थी। अग बाबू राम जी तो बरसिया ना खेत में देखे वो होया ना बाजरा होया, और भूखे मर जाओगे, शहर चला जाऊं और कि मैं कर लूंगा कि तो चोरी कर लूं। वो गरीब किसान उसको कहा बेटा तेरे वंश में तो आज तक किसी ने चोरी करी नहीं। बोले बाबू वंश में तो ना करी, पर खाने दाने तो कोने हुए। वो भी उसने समझाना गया था, समझाते समझाते वो कहा है बेटा बात सुन, चातक पक्षी के बारे में सुना है तूने? अगर नहीं सुना, अब चातक पक्षी के वंश की परंपरा है कि वो कभी जमीन का पानी नहीं पीते, और चातक पक्षी तिसाया प्यासा मर जाओगा लेकिन वो पानी नहीं पिएगा। उससे सीख कुछ। उस चातक पक्षी जो उस पर बैठा था उसने सुनी, अब यूं गरीब किसान अपने बेटे के कहने लगा, वो वहां से उड़ान भरे है और वापस अपनी माँ के पास आ जावा है। और फिर कहानी के आखिरी में लिख रखा कि अगले दिन इतना जोर की बारिश हुई। तो कहने का भाव था ये कहानी क्यों बताई गई थी? मेरे को उस गरीब किसान का नाम नहीं पता, नाम याद रखने के लिए कहानी नहीं पढ़ाई गई थी।
वो ये बताने और ये पढ़ाने के लिए पढ़ाई थी कि आपके जीवन में वो उसूल होने चाहिए कि आप अपने वंश का बट्टा ना लगने दो, आप अपने बड़े बुजुर्गों का सिर। तो वो पढ़ाई क्यों पढ़ाई जाती है? पढ़ाई हमारे को अंदर से समृद्ध होने के लिए पढ़ाई जाती है। अगर पहली से 10वीं तक आपने मन लगा करके पढ़ लिया तो आप अमीर हो, आप जीवन में अच्छे से सरवाइव भी करोगे। और ये जो पढ़ाई पढ़ते नहीं है ना, जो पढ़ाई नहीं पढ़ते, जो इनडायरेक्ट नंबर, रैंक, पैकेज, इन पैकेज वालों का हाल पता है क्या होता है? पैकेज ले लिया, कनाडा भेज दिया, विदेश में भेज दिया। आपने खबर देखी होगी, महाराष्ट्र की खबर थी, बेटा 2 साल बाद आया, फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं बोला, दरवाजा तोड़ा, सोफे के ऊपर उसकी मां की डेड बॉडी नहीं, अस्थि कंकाल था। सुना था ना आपने? ये खबर सुनी थी आपने? ये जो पैकेज वाली है ना, जो पैकेज, पैसा, ये पैसे में खुशी नहीं है, लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि हर आदमी इसको मानता रहा, हर आदमी इसके पीछे पड़ा है। अपने पैसे का, अपने जेब के 100 रुपए है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए है ना, अगर केवल अपने बच्चे के ऊपर लगाओगे तो आप उसको कमजोर बना रहे हो। 10 रुपए पड़ोस में भी लगाओ, 10 रुपए अपने ऊपर भी लगाओ, 10 रुपए यार दोस्तों में भी लगाओ, 10 रुपए अपनी रिश्तेदारियों में भी लगाओ। तो ये मैनेजमेंट हमें अपनी लाइफ में हमारे को करना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो भेंट के रूप में मैं पथ सोसाइटी के लिए लेकर के आया हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे जगदीप जी, संतोष मैम जी, एक फोटो संतोष जी के लिए भी, लाल बहादुर शास्त्री जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और हम उन्हें भूल ना जाएं, इसलिए मैं उनकी फोटो आपके लिए लेकर के आया हूं। हमें महापुरुषों के फोटो अपने घरों में रखने चाहिए। गांव की पौड़िया में नेताओं के फोटो खड़े रहने लगे, भगत सिंह के, सुभाष चंद्र बोस के फोटो कम हो गए।